नमस्कार, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, जीके जीएस के क्लासेस मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जो आपका चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 2023 का एग्जाम हो या जो नई वैकेंसी आ रखी है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के थ्रू, या फिर जिनका री एग्जाम है, तो सबके लिए एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ और एक प्रश्न से कई प्रश्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन नलकूप सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? इसका आपको जवाब देना है। निम्न राज्यों में से कौन नलकूप सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा? इसका आपको जवाब देना है। तो इसमें पूछा है सर्वोच्च जो है वो कौन सा है? सर्वोच्च तो है आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले नलकूप ट्यूबवेल से सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान में होती है। राजस्थान के बाद में आपका पंजाब में होती है। पंजाब के बाद में आपका एमपी में होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला नलकूप था, वो कब लगा था? वो लगा था आपका 1930 में। कब लगा था? 1930 में, 30 में लगा था। ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश में लगभग 84.93 लाख हेक्टेयर भूमि, ये याद रखिएगा डेटा, 84.93 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो नलकूप से सिंचाई होती है। किससे होती है? नलकूप से सिंचाई होती है उसकी। ये बात भी आप याद रखिएगा, किससे सिंचाई होती है? नलकूप से सिंचाई होती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने आपको उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताया था, कितना बताया था? जिन्होंने पहले की क्लासेस दे रखी उनका रिवाइज हो, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्या उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 सीटें। ये मिलान करने में आपसे कई बार पूछ देता है। विधानसभा की 403 सीटें हैं। 403 सीटों में जो एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं वो 84 हैं और जो एसटी के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं। ये टेट में एक बार, सुपर टेट में ये पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है विधानसभा में, तो उसका उत्तर था 84। इस वजह से जो प्रश्न पूछे गए बिल्कुल सेम कंटेंट मैं आपको करा रहा हूँ। विधानसभा के बाद में अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा की आपकी 31 सीटें हैं और विधान परिषद की आपकी 100 सीटें हैं। और ये इस समय जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। अच्छा, कुछ चीजें और आप नहीं ऐड करिए, ऐड करके बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? पशु के बाद में आप मुझे पक्षी बताइए। पक्षी के बाद में आप मुझे फूल बताइए और फूल के बाद में आप मुझे पेड़ बताइए। इन चीजों के भी आप मुझे जवाब दीजिए। तो पशु जो है वो क्या हो जाएगा? पशु हो जाएगा आपका 12 सिंगा। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं मिलान करने में, तो इनको आप याद रखिएगा। पक्षी की बात करें तो क्या हो जाएगा? सारस क्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारस क्रेन हो जाएगा। फूल की बात करें तो क्या हो जाएगा? पलाश का। ठीक है। और पेड़ की बात करें तो पेड़ किसका? अशोक का। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, शायद आपका आरओ एआरओ में पूछा गया है। आरओ एआरओ में पूछा गया है, या 20 21 में जो पेपर हुआ था आरओ एआरओ 2021 में शायद हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और जो मैंने डेटा बताया वो भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मछली का सबसे बड़ा उत्पादक। अब एक चीज याद रखिएगा, आपसे अगर पूछ दिया जाए चावल का, बाद में आपसे पूछ दिया जाए चावल, पूछ दिया जाए आपसे मछली, पूछ दिया जाए, ठीक है, गेहूं पूछ दिया जाए, सोना पूछ दिया जाए, तो ये सब में क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। और मक्का के बारे में अगर पूछा जाए, मक्का कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। ये वाली चीज डेटा भी आप याद रखिएगा। तो चावल हो गई, मछली हो गई, गेहूं हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब कहाँ है? चीन में है। अच्छा, चीनी का विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? ये कहते हैं क्यूबा को। किसको कहते हैं? क्यूबा को। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? अच्छा, अगर देखा जाए तो इस तरीके से कुछ नेपाल है, इस तरीके से कुछ नेपाल है। तो नेपाल के साथ कौन नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ पहले तो राज्य की बात कर लें।
अगर नेपाल के साथ सीमा करने वाले राज्य की देखो, उत्तर प्रदेश तो साझा करता ही है, उत्तर प्रदेश साझा करता है, और कौन से करता है, बिहार करता है, बिहार मतलब बिहार हो, बिहार साझा करता है, और आपका पश्चिम बंगाल करता है, वेस्ट पश्चिम बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, और कौन सा आपका उत्तराखंड करता है, और आपका सिक्किम भी करता है। तो ये जो पांच जो है, ये भारत के उत्तर प्रदेश, सॉरी, भारत के पांच राज्य जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये क्या है, आपका नेपाल है, ये क्या है, नेपाल है। तो पांच राज्य जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले, इसका आपको जवाब देना है। उत्तर जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आप बात को समझिए, अगर ये पूछे आपसे कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य है। अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और आपका सिक्किम है। अगर वो आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी स्पेशल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो जिले कितने हैं, 7 हैं। 7 में कौन कौन से जिले हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो पहला जिला जो है आपका वो हो गया पीलीभीत। पहला जिला कौन हो गया आपका, पीलीभीत हो गया। पीलीभीत के बाद में कौन सा हो गया, इसका आपको जवाब देना है। पीलीभीत के बाद में हो गया लखीमपुर खीरी। बहराइच हो गया, बहराइच हो गया। बहराइच के बाद में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। श्रावस्ती के बाद में क्या हो जाएगा आपका, बलरामपुर भी आता है। बलरामपुर भी आता है। बलरामपुर के बाद में एक आपका हो गया सिद्धार्थनगर, लिखा नहीं, सिद्धार्थनगर हो गया। सिद्धार्थनगर के बाद में जो 7वां आता है वो था महाराजगंज। क्या आता है, महाराजगंज आता है। ये बात भी याद रखिए, क्या आता है, महाराजगंज आता है। तो इसमें से कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, देखो कुशीनगर। देखो पीली, इसमें कुशीनगर, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, कुशीनगर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम तो आपको बताना ही है, साथ में और भी चीजें आपको बतानी है। पहले आप बताइए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद में आप बताइए, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था। इसके बाद में आप मुझे बताइए, इन्वायरमेंट एक्ट कब आया था। बताना है इन्वायरमेंट एक्ट कब आया था। और चौथा आपको बताना है, आप बताइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कंज्यूमर, अब अंग्रेजी में पूछता है ना, इसी वजह से मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, इसका आपको जवाब देना है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ये आया था आपका 1972 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, 2002 में। इन्वायरमेंट एक्ट कब आया था आपका, 1986 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया था, 2019 में। और आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, 2005 में। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन और बताए, ठीक है। तो इनको भी आपने क्या करना है, तैयार करते हुए चलना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद, कितने महाजनपद कितने थे, 16 थे। 16 में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो यूपी में कितने थे, इसका आपको जवाब देना है, और कौन कौन थे। तो यूपी की अगर बात करें तो यूपी में कुल थे 8 महाजनपद, कितने, 8। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये 8 थे, ये कौन कौन से थे, ये देख लीजिए। तो नंबर 1 पे तो हो गया आपका कुरु। कुरु के बाद में आपका कौन सा हो गया, कुरु के बाद में हो गया आपका कौशल। काशी। काशी के बाद में आपका हो गया पांचाल। सूरसेन के बाद में आपका क्या हो जाएगा, क्या, वत्स। बाद क्या हो जाएगा, मल। मल के बाद में क्या हो जाएगा आपका चेदी। अब इनकी ना राजधानी भी बता दीजिए। अब आप इनकी जो है राजधानियां भी बता दीजिए, तो ये भी आपका
साथ साथ क्लियर होता जाएगा। आप कंटेंट देखिए, आप ये मत देखिए कि क्वेश्चन आपको कम कराए जा रहे हैं, ज्यादा कराए जा रहे हैं, क्या कराए जा रहे हैं। आप कंटेंट देखिए कि एक आपकी 25-30 मिनट की क्लास में आपको कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं और कितना रिवीजन कर लेते हैं, और कोई आपका समय खराब नहीं होता है। तो कुरु की अगर राजधानी की बात करें, या कुरु की कौन सी हो जाती थी, कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। कौशल की क्या हो जाएगी, कौशल की क्या हो जाएगी, श्रावस्ती हो जाएगी। कौशल हो जाएगी। काशी की क्या हो जाएगी, काशी की वाराणसी हो जाएगी। काशी वाराणसी हो जाएगी। पांचाल की क्या हो जाए, पांचाल की क्या हो जाएगी, पांचाल की कामपिल्ल हो जाएगी, कामपिल्ल हो जाएगी। सुरसेन की क्या हो जाएगी, सुरसेन की मथुरा हो जाएगी। वत्स की क्या हो जाएगी, वत्स की कौशाम्बी हो जाएगी। मल्ल की क्या हो जाएगी, मल्ल की कुशावती हो जाएगी, कुशीनगर हो जाएगी। चेदी की क्या हो जाएगी, चेदी की क्या हो जाएगी, शक्तिमती। क्या हो जाएगी, शक्तिमती। क्वेश्चन भी तैयार हो गए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। और जो लेखपाल का जो आपका जो डीवी की डेट है, मेरे हिसाब से कि ये जुलाई से पहले नहीं आएगी, जून जून में नहीं आएगी, जुलाई तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तमरिया जनजाति, तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके झारखंड में। किस में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। अच्छा, आप मुझे और बताइए, या पानिका जनजाति कहाँ पाई जाती है। आप मुझे बताइए, मीणा, मीणा, मीना हो गई, और क्या हो गई आपकी, और भील, ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं, ये बताइए। तो मीना और भील जो है आपकी, ये राजस्थान में पाई जाती हैं, और पंखा और पानिका जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, एनसीएसटी एक्ट के जो चेयरमैन है वो कौन है, इनका आपको जवाब देना है। तो इनका जो चेयरमैन है वो कौन है, हर्ष चौहान जी है। कौन है, हर्ष चौहान जी है। ये बात भी आपको याद रखनी है, कौन है, हर्ष चौहान है। और जो ये जनजाति मामलों के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं। कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। आज काफी डिटेल में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में तीन विधा सूचियों का प्रावधान है। तीन विधा सूचियों की बात की गई है। तो हमें पता है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ये बात आपको याद रखनी है, 12 अनुसूचियां। अगर भाग किसकी भाग 6 की बात करते हैं, तो ये संबंधित आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें इनपे जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। चार राज्यों में जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। भाग जो आपका 7 है, ये भाग 7 जो है केंद्र और ये शक्तियों का बंटवारा करती है। क्या करती है, शक्तियों का क्या करती है, बंटवारा करती है। कैसे करती है, ये देखिए। एक जो आपकी, एक तो हो गई आपकी संघ सूची, देखिए राज्य सूची, तीसरी हो गई आपकी समवर्ती सूची। क्या हो गई, समवर्ती सूची हो गई। तीसरी कौन सी हो गई, समवर्ती सूची हो गई। संघ सूची में बात की जाए तो 100 विषय हैं, राज्य सूची में बात की जाए तो 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची की बात करी जाए तो 52 विषय हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रेलवे किस में आएगा, तो संघ सूची में आएगा। पुलिस किस में आएगा, तो राज्य सूची में आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। ठीक है। अगर पूछ लिया शिक्षा किस में आएगा, तो समवर्ती सूची में आएगा। बात इतनी समझ में आ गई आपको, बात इतनी समझ में आ गई आपको। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। बालकस झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बालकस झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, इसका आपको जवाब देना है। बालकस झील कहाँ है, आपकी कजाकिस्तान में। ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, इसका आपको जवाब देना। विश्व की सबसे बड़ी झील तो ये हो जाएगी कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन कैस्पियन सागर झील क्या हो जाएगा आपका, कैस्पियन सागर झील हो जाएगा।
क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की झील हो जाएगी, भारत की जो सबसे बड़ी झील हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कौन सी, चिल्का झील। क्या है, चिल्का झील। ये 30 किलोमीटर लंबी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताइए, शेषनाग झील कहाँ है। झील का इसका आपको कमेंट बॉक्स में, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो इसमें से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी ने की थी 1924 में बेलगाम कर्नाटक में की थी। अच्छा, अब आप बताइए 1938 में कांग्रेस की अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रेसिडेंट की अध्यक्षता किसने की थी। वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में भी किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन गांधी जी से मतभेदों के कारण इन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद किसने अध्यक्ष पद संभाला था, इस्तीफा देने के बाद किसने अध्यक्ष पद संभाला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब संभाला था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने संभाला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे पता है मैं ये क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूँ, लेकिन ये इसमें एक नया प्रश्न मैं देख रहा था, उसमें किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफा देने के बाद में जो कार्यकाल था वो किसने संभाला था, वो संभाला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संभाला था। और 1939 में, और 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसका हेडक्वार्टर जो है आपका दिल्ली में है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, दिल्ली में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। तो बहुत पोस्टर लगे हैं, हर जगह प्रचार हो रहा हुआ है आपका, मोटे अनाज वाली फसलों। ऑप्शन सी मिलेट्स। क्या है, मिलेट्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घटनाओं पर विचार करो। अच्छा, तो विचार करते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, इसका आपको जवाब देना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में आया था। जैव विविधता अधिनियम आपने पिछले बताया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, ये आपका 2002 में आया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, अच्छा ये दो बार टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की जगह आप इसको कर लो प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था, तो प्रोजेक्ट हाथी कब आया था आपका 1992 में आया था। अच्छा, आप मुझे एक और बता दो, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मगरमच्छ कब आया था, मगरमच्छ कब आया था। तो प्रोजेक्ट मगरमच्छ आया था आपका 1975 में। ये सब मिलान, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए, तो उसमें सब पूछे जाते हैं, वो कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार आपको करा रहा हूँ। और बताइए आप मुझे, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं, इसका आपको जवाब देना है। वर्ल्ड टाइगर डे के बाद में आप एलिफेंट डे, इसका भी आप जवाब देना है। तो वर्ल्ड टाइगर डे आपको मनाते हैं, ये मनाते हैं, विश्व बाघ दिवस मनाते हैं आप 29 जुलाई को। कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। हाथी दिवस कब मनाते हैं आप, 12 अगस्त को मनाते हैं। किसको मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है, इसका आप जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 280। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में आपका जो है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसकी अवधि जो है वो 2020 से 2025 तक है। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वो कौन है, एनके सिंह है। कौन है, एनके सिंह है। पहला वित्त आयोग की अगर बात करें तो वो कब बना था, 1951 में बना था। उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। कौन थे, केसी नियोगी जी थे। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। पहला पहला पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे,
केसी योगी जी थे, 1951 में बना था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जो कि जिसकी अवधि है 2020 से लेकर 2025 तक, जिसके अध्यक्ष एनके सिंह है। और जो अगर 14वां आपसे पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएंगे, वाई वी रेड्डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वाई वी रेड्डी जी हो जाएंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई, इतनी बात आपके समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने कब शुरू किया था, कब शुरू किया था, ये शुरू किया था जनवरी 2018 में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। देखो आपसे समुद्र शक्ति पूछ कह दे, आपसे गरुण शक्ति पूछ दे, ये किसके बीच हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसके, भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और मालदीव के बीच अगर बात कर ली जाए, भारत और मालदीव के बीच तो एक्यूवेरिन होती है। क्या होती है, एक्यूवेरिन जो होती है भारत और मालदीव के बीच होती है। भारत और मंगोलिया के बीच जो होती है वो होती है नोमेडिक एलिफेंट। क्या होती है, नोमेडिक एलिफेंट होती है। क्या होती है, नोमेडिक एलिफेंट होती है। भारत और श्रीलंका के बीच बात करें तो स्लीनेक्स होती है। ये यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा गया था। ये यूपीएसआई में जो 2020 या 21 में जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कांचुला खर्क प्रसिद्ध है, तो एक ये भी बताना ये है कहाँ, ये भी आपको बताना कहाँ है। तो जो कांचुला खर्क प्रसिद्ध है ये आपका कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। इसका भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस, तो पहले तो आप मुझे ये बताओ 10 अगस्त को क्या मनाते हैं। पहली बात तो आप ये मुझे ये बताओ 10 अगस्त को क्या मनाते हैं, 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, 19 नवंबर को क्या मनाते हैं। तो विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस जो है ये कब मनाते हैं, ये आपका 19 नवंबर को मनाते हैं। और विश्व दिवस भी आपका 19 नवंबर को ही मनाते हैं। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। और 24 अप्रैल को आपको क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस आपका कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। 10 अगस्त को क्या मनाते हैं, 10 अगस्त को आपका मनाते हैं विश्व शेर दिवस। दिवस जो कब मनाते हैं, 10 अगस्त को मनाते हैं। इसका भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन, आप सबको याद होगा, एनीमोमीटर। क्या, एनीमोमीटर से नापी जाती है, ठीक है। तो बैरोमीटर से क्या नापते हैं, दाब नापते हैं, प्रेशर नापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, तो भाग 4 में पाए जाते हैं। नीति निर्देशक भाग 4 में है। ये कहां से कहां तक पाए जाते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसमें इनका वर्णन है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके समाजवादी है सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 3 भागों में। पहला भाग आपका क्या हो गया, समाजवादी सिद्धांत है। दूसरा भाग जो है आपका वो कौन सा है, गांधीवादी सिद्धांत है। और जो तीसरा भाग आपका है वो कौन सा है, आपका जो तीसरा भाग है वो आपका उदारवादी सिद्धांत। तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो है वो क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करना। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यास सम्मान 2022 किसको प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी में, सीएचएसएल में ये पूछा गया था, ठीक है। और भी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो अगर बात करा जाए, मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ। नासिरा शर्मा जी को 2019 में मिला, किसके लिए मिला, कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान मिला। ये सब पूछा जाता है मिलान करने में, क्योंकि आप वीडियो का री एग्जाम देने जा रहे हैं। और जो लोग वीडियो का अभी जो नई वैकेंसी आई है पेट 2022 के थ्रू वो देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लेखपाल का पेपर देखा होगा, कोई भरोसा नहीं है कि मेंस में कहाँ से क्या पूछ दें, और किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो कागज की नाव जो है वो आपका क्या है, ये एक उपन्यास था। यहाँ तक भी आपको याद रखना है। शरद पगारे जी को कब मिला था, 2020 में मिला था। शरद पगारे जी को 2020 में मिला था, किसके लिए, पाटिल पुत्र की सामग्री के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, पाटिल पुत्र की सामग्री के लिए मिला था। ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक उपन्यास है। ये भी क्या है, उपन्यास है। असगर बजाहत जी को 2021 में मिला, किसके लिए मिला, महाबली के लिए मिला। किसके लिए मिला, महाबली के लिए मिला। ये क्या है, ये एक प्ले है,
क्या ये एक प्ले है। और ज्ञान चतुर्वेदी जी को 2022 में मिला, इनकी किस लिए मिला है, पागल खाना के लिए। किसके लिए, पागल खाना के लिए मिला है। ये भी क्या है, उपन्यास है। ये भी क्या है, उपन्यास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आप रख के रखिए, 2020 में किसे मिला, 2019 में किसे मिला, 2021 में किसे मिला, और 2022 में किसे। 2022 वाला तो आपको याद रखना है, क्योंकि जब तक 2023 का नहीं हो जाता 22 वाला ही आपसे पूछा जाए। किसको मिला, ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला। किसके लिए, पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया है। ठीक है, आज तक यही तक क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपसे लिए बहुत, देखिए मैं क्लास पूरी नहीं ला सकता हूँ, मेरी अपनी जॉब भी मुझे करनी पड़ती है। मेरी आपसे ये है कि जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो परफेक्ट है। आप कई जगह घूम के आइए, और कोई बकवास भरी बात नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर भी टिक नहीं करा रहा मैं। ठीक है, अब जब प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा तो वो भी आपको कराऊंगा। और मैं आपके लिए बौद्ध धर्म के बारे में एक 30 35 40 मिनट में एक पूरा थ्योरी का लेक्चर आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसे मिली है। और जब भी लेखपाल से रिलेटेड, जिन लोगों का लेखपाल में चयन हो गया है, ठीक है, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो डीवी की जो डेट है वो जुलाई से पहले मुझे मुश्किल लग रही है। अगर कोई न्यूज मिलेगी तो मैं आप तक जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, अपने छोटे से चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए। आप लोग का बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।